हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे केजीएस आईएएस का देखेंगे टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट नंबर है 15। इससे पहले टेस्ट नंबर 14 तक हमारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जाकर के आप देख लीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी हूँ, तो जाकर के वहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसके बाद फ्रेंड्स एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज, जिसमें आधार टेस्ट सीरीज और जुनून टेस्ट सीरीज है, और परम आईएएस का टेस्ट सीरीज, परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज, और एसडीएम राहुल सर का भी टेस्ट सीरीज है, तो उसका भी मैं करवा रही हूँ, तो जाकर के आप देख लीजिएगा। और करंट अफेयर में फ्रेंड्स, करंट अफेयर में एडुटेरिया करंट कॉन्सेप्ट और एडुटेरिया का वार्षिक करंट अफेयर आ गया है, उसका मैं जो कल ही बुक आया है फ्रेंड्स, तो उसको मैं करवा रही हूँ टॉपिक वाइज, तो जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 15 से। और फ्रेंड्स, ये बाइलिंगुअल रहेगा, जिसमें मैं हिंदी को लेकर के चलूंगी। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, कि निम्नलिखित में से कौन मदर इंडिया से संबंधित है। तो मदर इंडिया से कौन संबंधित है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए, कैथरीन मेयो। ठीक है, और ये कहाँ की थी, तो यहाँ ये अमेरिका के थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगालियों की आगमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें कथन दिया हुआ है, इसमें सही कथन चुनना है। तो सबसे पहले ये देख लेंगे क्वेश्चन में फ्रेंड्स कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, क्योंकि इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही और गलत दोनों हो सकता है, क्योंकि कभी कभी असत्य कथन पूछता है, कभी कभी सत्य कथन पूछता है। तो इसमें सही कथन पूछ रहा है। तो कोचीन में पहले पुर्तगाली किले की स्थापना की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। और कन्नौर में दूसरे पुर्तगाली किले की स्थापना की गई थी, तो ये भी सही है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और कोचीन में कब किया गया था, तो कोचीन में 1503 में किया गया था। और कन्नौर में जो कन्नूर भी बोला जाता है उसको, तो ये 1505 में किया गया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक स्लासापेल की संधि से संबंधित है। तो एक स्लासापेल की संधि किसके टाइम में हुआ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया जो उत्तराधिकार के युद्ध हुआ था ना, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार के युद्ध का अंत हुआ था एक स्लासापेल की संधि से, तो ध्यान रखिएगा। और जो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था ना, तो उसी में हुआ था स्लासापेल की संधि, तो ध्यान रखिएगा। और ये कब हुआ था, तो 1748 में हुआ था, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे राज्य है और संस्थापक है। इसमें पूछ रहा है कि कितने सुमेलित हैं। तो इसमें हैदराबाद को किसने किया था, तो मार्तंड वर्मा, तो ये भी बिल्कुल गलत है। और अवध को शहादत अली, तो ये सही है। और बंगाल को मुर्शिद कुली खान, तो ये भी सही है। केरल को निजामुद्दीन उल मुल्क, तो निजाम उल मुल्क किया था हैदराबाद को। तो ये आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये दोनों ना इंटरचेंज कर दिया है, तो ध्यान रखिएगा। केरल को मार्तंड वर्मा ने किए थे, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कितने सुमिलित थे, तो 2 क्वेश्चन सुमिलित था, जिसमें अवध और बंगाल सुमिलित था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 कथन जो 2 है जो सुमिलित है। नेक्स्ट है, सहायक संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें गलत कथन चुनना है। यही मैं आपको बार बार बताती हूँ फिर कि जरूर क्वेश्चन देखेंगे कि गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। तो इसमें गलत कथन पूछ रहा है, तो इसे भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रस्तुत किया था। तो ये बिल्कुल सही है, सहायक संधि फ्रेंड्स। और इस व्यवस्था के तहत गठबंधन में शामिल होने वाले भारतीय राज्यों को अपनी सेनाओं को भंग करना था और अपने क्षेत्रों में ब्रिटिश सेना को तैनाती करने की अनुमति देनी थी। तो ये दोनों सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें गलत कथन पूछ रहा था और ये दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कुई शब्द किससे संबंधित है। तो हल्बी हो और कुई शब्द आदिवासी भाषा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये कहाँ तक ज़्यादातर बोला जाता है, तो ये उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्र में आदिवासी समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने इलाहाबाद में भारत स्त्री मंडप की पहली बैठक बुलाई थी। तो इसका किया था फ्रेंड्स, तो ये सरला देवी चौधरानी, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और भारत स्त्री महामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1910 में हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उद्देश्य क्या था, तो महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है,
उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो पूजा अर्चना के माध्यम से मानवता की सेवा के लिए समर्पित संगठन है, जिसका मुख्य ध्यान शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर है। तो ये किसके बारे में कहा गया है? यह घातांश उपयुक्त घातांश निम्नलिखित में से किस व्यक्ति तत्व के वर्णन में के लिए वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा डी, स्वामी विवेकानंद। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और जो विवेकानंद का जो रचनाएं है ना वो भी ध्यान रखिएगा। तो विवेकानंद की रचनाएं राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें कथन दिया हुआ है, ये पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा है। तो सही कथन क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का विचार मूलतः ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। और इसमें केवल भारतीय युद्धबंदी और पूर्व ब्रिटिश सैनिकों को ही भर्ती किया गया था। तो ये गलत है फ्रेंड्स। और इसका मुख्यालय कोलकाता में है, तो ये भी गलत है। तो इसका कथन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। और INA का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्र करना था, INA का उद्देश्य था। और सुभाष चंद्र बोस ने रंगून और सिंगापुर में इसका मुख्यालय स्थापित किया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर हमारे वीडियो से थोड़ा सा भी आपको हेल्प हो रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबंधित है? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से बहादुर तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और KT तेलंग है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। तो आंसर यहाँ पे सही उत्तर ही पूछ रहा था। तो 1, 2 और 4 है फ्रेंड्स, मार्क कीजिएगा 1, 2 और 4, जिसमें बहादुर तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और KT तेलंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का बी। ठीक है। और ये कब स्थापना हुआ था फ्रेंड्स? तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई है। तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, 1885 है। नेक्स्ट है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें पूछ रहा है कि इसकी शुरुआत, पहला है कि इसकी शुरुआत 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया के स्वरूप हुई थी। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। और इसमें पूछ रहा है कि इसका उद्देश्य ब्रिटिश आर्थिक नीति और औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने के लिए भारतीय निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देना और ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें सही कथन पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक राष्ट्रव्यापी सुधार आंदोलन था? तो राष्ट्रव्यापी सुधार आंदोलन कौन कौन था फ्रेंड्स? तो इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज और रामकृष्ण आंदोलन, ये तीनों था फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा। इसमें अकाली आंदोलन नहीं शामिल था, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 12 का बी। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। और यहाँ पे राजनीतिक संघ और संबंधित है। और एक क्वेश्चन अब पूछ रहा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो बंग भाषा प्रकाशित सभा, इसमें पूछ रहा है कितने सुमिलित है? तो बंग भाषा प्रकाशित सभा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये गलत है फ्रेंड्स, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं है। बंग भाषा प्रकाशित सभा राजा राम मोहन राय का है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, तो ये सही है। और इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष, तो ये भी सही है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन राजा राम मोहन राय, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। तो ये क्या किया है, एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया है, तो इसलिए ये दोनों कथन गलत हो गया। और इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें 2 ही मिलन सुमिलित है और 2 नहीं मिलन है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं लॉर्ड डफरिन से संबंधित है? तो लॉर्ड डफरिन से कौन कौन संबंधित है? तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तो बिल्कुल सही है। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? 1885 में। ठीक है। द्वितीय अफगान युद्ध, ये गलत है फ्रेंड्स। द्वितीय जो अफगान युद्ध हुआ है ना, वो लॉर्ड डफरिन के समय में नहीं हुआ है, लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1878 से 80 के बीच में हुआ था। तो ये डफरिन के टाइम में नहीं हुआ था, तो ये गलत है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी 1885 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये भी 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है। तो इसका आंसर है सी। ठीक है।
नेक्स्ट है होम रूल लीग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो सही कथन क्या होगा? तो इसकी शुरुआत 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन प्राप्त करना था। तो ये बिल्कुल सही है और इसके परिणाम स्वरूप भारत को तत्कालीन डोमिनियन का दर्जा प्राप्त हो गया था। तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। तो इसका पहला सही है और दूसरा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें सही कथन ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह भारत में महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था जो बिहार में नील किसानों की दुर्दशा पर केंद्रित था। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है फ्रेंड्स, इसका आंसर होना चाहिए 16 का आंसर है ए। और ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था बिहार के चंपारण में फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने किया था? तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और ये कब हुआ था? तो 1919 में भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ INLF की स्थापना की थी और इसकी स्थापना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक उदारवादी राजनीतिक दल के रूप में की गई थी, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य को के ढांचे के भीतर स्वशासन प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों पर जोर देना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन पूछ रहा है। तो पहला क्या है? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय ने की थी। तो ये गलत है फ्रेंड्स, 1920 में तो हुआ था लेकिन लाला लाजपत राय नहीं किए थे ये। इसका हाँ, लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष तो थे लेकिन लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना नहीं की थी। स्थापना NN जोशी किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और दादा भगत नौरोजी इसके महासचिव थे। तो ये भी गलत है, तो इसका आंसर होना चाहिए डी। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका आंसर डी ही होना चाहिए, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन देखिएगा ना तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उस सॉल्यूशन में ए लिखा हुआ जिसमें पहला कथन सही बोल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना किया था NM जोशी किए थे, ना कि लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय उसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित, हाँ लाला लाजपत राय उसके सदस्य जरूर थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, और अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और यहाँ पे जातीय आंदोलन और संबंधित व्यक्ति है, तो इसमें विचार करना है और कौन कितने सुमेलित है ये भी देखना है फ्रेंड्स। तो आत्मसम्मान आंदोलन, तो आत्मसम्मान आंदोलन EV रामास्वामी नायर, तो ये बिल्कुल सही है। और कट्टरपंथी इझावा के अय्यप्पन का है, तो ये भी सही है। और महार BR अम्बेडकर का, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा कितने सुमेलित है? तो इसमें तीनों सुमेलित है, आंसर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी केंद्रीय विधानसभा में फेंके गए बम से संबंधित हैं? तो इसमें थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ध्यान रखिएगा। और ये कब फेंके थे? तो 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दमनकारी विधेयकों जैसे कि सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के पारित होने के विरोध में दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में गैर घातक बम फेंके थे फ्रेंड्स। और उस पर्चे में लिखे थे इनकलाब जिंदाबाद, बहरों को सुनाना है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, आंसर बी होगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? तो इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो इसका आंसर होना चाहिए डी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित नेताओं का उन स्थानों से मिलान कीजिए जहां उन्होंने नमक सत्याग्रह के दौरान नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। आप PYQ करेंगे ना तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा, और ज़्यादातर ना C राजगोपालचारी के बारे में पूछता है कि ये कहाँ से थे। तो C राजगोपालचारी वेदरन में से थे और ये तमिलनाडु में है। और के अपन कहाँ के थे? तो ये मालाबार केरल से, सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली गुजरात से, और महात्मा गांधी डांडी गुजरात से हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 22 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो ये A का 2 हुआ, तो इसमें A का 2 इसमें है और A का C, मतलब इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है B। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स।
और ये डांडी मार्च कब से, नमक सत्याग्रह कि डांडी मार्च कब से स्टार्ट हुआ था, तो 12 मार्च से स्टार्ट होकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था और ये टोटल 25 डेज का था, 24 डेज का था फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट है संप्रदाय पांचाट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो इसकी घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की, जिसमें मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों और अन्य समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ तक तो सही था फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ से वो गलत हो गया, तो इसलिए ये कथन गलत है। और इसने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत किया था, जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किया और इसके परिणाम स्वरूप गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, केवल 2 सही है, पहला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से कारण आईएनए विद्रोह 1946 के लिए उत्तरदायी था, तो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार, तो ये भी सही है, और भारतीय सैनिकों के प्रति नस्लीय भेदभाव और अस्वादिष्ट भोजन, ये तीनों है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसमें सही उत्तर ही खोज रहा था। और नेक्स्ट है 1946 में गठित भारत की अंतरिम सरकार कब हुआ था, तो भारत की अंतरिम सरकार 1946 में गठित हुआ था और के कार्यकारी परिषद के रक्षा सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो रक्षा सदस्य के रूप में बलदेव सिंह को किया गया था फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का सी। ठीक है, नेक्स्ट है जब अलाउद्दीन खिलजी ने यादव वंश की राजधानी देवगिरी पर हमला किया, तब यादव वंश का राजा कौन थे, तो यादव वंश के राजा रामचंद्र देव थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 26 का बी। ठीक है, और ये कब किए थे फ्रेंड्स, तो ये अलाउद्दीन खिलजी 1296 में गए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 1296 में देवगिरी राजधानी, अभी वर्तमान में दौलताबाद उसका नाम था, जो एमबीटी ने दौलताबाद किया था, तो ये भी सब ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाया था, तो मलिक छज्जू का विद्रोह किसने दबाया था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 27 का सी। नेक्स्ट है किस मुस्लिम शासक ने सिकंदर द्वितीय सानी सिकंदर ये सानी की उपाधि धारण की थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी किए थे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो गया सी, 28 का सी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें गलत कथन को चुनना है। तो अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप करके राजस्व एकत्रित करना शुरू किया था, तो ये बिल्कुल सही है। और अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर के रूप में तय किया था, जिसे खराज कहा जाता है, तो ये भी सही है। और अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की शुरुआत की है, तो तीनों कथन सही है, इसमें गलत कथन चुनना था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण दिया गया है, तो अभिकथन में है दक्कन में अलाउद्दीन के अभियान मुख्य रूप से वित्तीय उद्देश्यों से प्रेरित है, तो ये बिल्कुल सही है। और उसका उद्देश्य दक्कन राज्य को अपने अधीन करना था, सही उत्तर क्या होगा, तो अधीन तो नहीं करना था उनका उद्देश्य फ्रेंड्स, उनका था सिर्फ पैसे, जितने भी खजाने वगैरह पैसे है ना, तो उसमें वित्तीय के लिए किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी नहीं है, तो अकशेरुकी कौन सा नहीं है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा सरीसृप। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। मोलास्का क्या है, तो मोलास्का अकशेरुकी होता है, और यहाँ पे लिखा है अकशेरुकी नहीं है, तो ये सरीसृप नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रजाति क्षेत्रीय संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो 32 का आंसर क्या सही होगा, तो क्षेत्र के आकार और प्रजाति की समृद्धि के बीच का संबंध सामान्यतः लघुगणकीय होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है विदेशी प्रजाति के आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, तो ये स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकते हैं और देसी प्रजातियों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का ए। ठीक है,
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित नहीं है। तो असम में रायमोना तो है, ओरंग भी है और देहिंग पटकाई भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा नतांगकी कहाँ है, तो नतांगकी नागालैंड में है फ्रेंड्स, ना कि असम में है, इसलिए पहला कथन सही होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि कौन सा नहीं है ऐसा पूछ रहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण है। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण कौन है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का बी, जिसमें वनस्पति उद्यान और डीएन बैंक बाह्य स्थानीय संरक्षण है। क्योंकि बाह्य स्थानीय संरक्षण उसे कहते हैं ना जो मतलब जैसे कि ये ऐसी सुविधाएं होती है जहाँ संरक्षण, अनुसंधान और शिक्षा के लिए पौधों का उनके प्राकृतिक आवास से बाहर उगाया और बनाए रखा जाता है, जो बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण बनाता है। और डीएनए बैंक ये अनुसंधान और संरक्षण उद्देश्यों के लिए संग्रहित आनुवंशिकी पदार्थ का संग्रहण है, जो बाह्य स्थानीय संरक्षण भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 का बी। नेक्स्ट है श्रम की सीमांत उत्पादकता से क्या तात्पर्य है। तो श्रम की सीमांत उत्पादकता से इसका आंसर हो जाएगा बी, अन्य सभी निर्गतों को स्थिर रखते हुए एक अतिरिक्त श्रमिक को काम पर रखने से कुछ उत्पादन में हुई वृद्धि। इसका आंसर हो जाएगा बी। 37 का है कि 3D मुद्रा आपूर्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर सही होगा सी, जिसमेम आई और बैंकों में जमा द्वारा दिए गए टाइम डिपॉजिट। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि M3 जिसे ब्रॉन्ड मनी के नाम से भी जाना जाता है, मुद्रा आपूर्ति की एक माप होती है, जिसमें M1 जो प्रचलन में मुद्रा और डिमांड डिपॉजिट तथा बैंकों में किया गया टाइम डिपॉजिट शामिल होता है। और M3 M1 की तुलना में व्यापक माप है और इसमें वह धन शामिल होता है जो कम तरल होता है, तथापि अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आर्थोपाई अग्रिम तंत्र का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया जाता है। तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, नकदी प्रवाह में अस्थायी विसंगतियों के प्रबंधन में सरकार को सुविधा प्रदान करना। इसका आंसर हो जाएगा डी। 39 का है कुजनेट वर्क, कौन सा, तो कुजनेट वर्क वक्र निम्नलिखित में से किसके भी संबंधित निरूपित करता है। तो संबंध निरूपित करता है कुजनेट वर्क, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आय असमानता और आर्थिक विकास के बीच में कुजनेट वर्क संबंध निरूपित करता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। और नेक्स्ट है भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जामिन बैंक क्या है। तो बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसका पहला कथन है, इसमें सही कथन चुन रहा है। तो इसकी स्थापना भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 में कब, तो फिर से पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, इसको मिटा लेते हैं। भारतीय निर्यात आयात बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका पहला कथन क्या है, तो इसकी स्थापना भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी, तो ये सही है। और यह भारत में निर्यात मुख्य उद्योग के विकास को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है, तो ये भी कथन सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा 40 का सी। दोनों कथन सही है, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी इसकी स्थापना 1982 में हुआ था, लेकिन अधिनियम जो था ना वो अधिनियम था 1981 में ही हुआ था। बार मैं 1800 पता नहीं क्यों बोल रही हूँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हाई पावर्ड मनी का घटक है। तो हाई पावर्ड मनी का घटक 41 का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें जनता के पास मुद्रा और वाणिज्य बैंकों द्वारा धारित मुद्रा क्या है, तो हाई पावर्ड मनी है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 41 का ए होगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो 42 को नहीं किया जाता, इसका आंसर हो जाएगा 42 का
ए, जिसमें कॉर्पोरेट कर को और अविभाजित लाभ को नहीं उसमें शामिल किया जाता है, जबकि व्यक्तिगत आय की गणना में व्यक्तिगत कर भुगतान और सरकार द्वारा परिवारों को किए जाने वाले भुगतान को ऐड जरूर किया जाता है। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, तो इसका आंसर है ए। ठीक है। राष्ट्रीय आय किसी देश द्वारा एक विशिष्ट अवधि सामान्यतः 1 वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन गरीबी अंतराल अनुपात का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है, तो 43 का आंसर हो जाएगा डी, गरीबी रेखा के अनुपात के रूप में जनसंख्या में मौजूद औसत गरीबी अंतर। आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पूर्व गरीबी को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है, तो पूर्ण गरीबी को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित कौन सा करता है फ्रेंड्स, तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, समाज में आय के स्तर के निरपेक्ष भोजन, कपड़े और आश्रय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच का अभाव। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है फ्रेंड्स, तो 45 का सही आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा IMF भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना कर रहे सदस्य देशों को अल्पकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और दूसरा IMF में सभी सदस्य देशों की मतदान शक्ति सामान्य है, चाहे उसका आर्थिक आकार कुछ भी हो, तो ये गलत है फ्रेंड्स, इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि IMF में सभी सदस्य देशों की मतदान शक्ति सामान्य नहीं है। इसके बजाय यह कोटा प्रणाली पर आधारित है, जहां प्रत्येक सदस्य देश के वित्तीय योगदान कोटा के अनुसार वोट आवंटित किए जाते हैं। छोटी अर्थव्यवस्था की तुलना में बड़ी अर्थव्यवस्था के पास अधिक मतदान शक्ति होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 45 का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संस्था को ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को। ठीक है, तो ब्रिटेन वुड्स ट्विंस शब्द का तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक से है। इन संस्थाओं की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किया गया था, ध्यान रखिएगा। और IMF क्या है, तो IMF अल्पकालीन वित्तीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित है, जबकि जो विश्व बैंक है ना, वो विश्व बैंक क्या करता है, तो विश्व बैंक मुख्य रूप से बुनियादी ढांचा परियोजना को वित्त पोषित करके विकासशील देशों में गरीबी को कम करने के लिए दीर्घकालीन आर्थिक विकास पर काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP में सर्वाधिक हिस्सा है, तो इसका है आंसर बी, ऊर्जा में। नेक्स्ट है ऊर्जा में कितना, तो 24% है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, भारत को राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ क्यों कहा जाता है, तो 48 का आंसर होगा भारतीय परिसंघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे अमेरिका क्या है, तो अमेरिका परिसंघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। अमेरिका क्या है कि एक दूसरे से मतलब उसमें समझौता करके देश बना हुआ है और किसी भी राज्य को परिसंघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, तो ये दोनों कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो 49 का आंसर हो जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने का अधिकार, तो ये तो सही है। और अब आवागमन का अधिकार, तो ये भी सही है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं है, और प्राथमिक शिक्षा भी 21A में है, तो ये दोनों गलत है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। आंसर हो गया इसका बी, 49 का बी। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर मेरे वीडियो से हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है।
और ये यहाँ पे और भी हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जो मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार, तो ये कहाँ पे स्वतंत्रता का दिया गया है। तो मौलिक अधिकार अधिकारों को विस्तृत संविधान में भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है। और यहाँ पे 6 मौलिक अधिकार है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये 19 से 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार आता है। और अनुच्छेद 19 में विशेष रूप से सभी नागरिकों के लिए निम्नलिखित स्वतंत्रता की रक्षा है। इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होने के अधिकार, संघ या यूनियन बनाने का अधिकार, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने का स्वतंत्रता आदि है। और इसमें है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है फ्रेंड्स, ना कि 19 में। और जो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 21A में है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में पूछता है, कोई भी पूछ सकता है फ्रेंड्स, इसमें जरूरी नहीं कि अगले बार यही पूछे। नेक्स्ट, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष के साथ एक संप्रभु राज्य के रूप में भारत की स्थिति, जो लोकतांत्रिक शासन के प्रति उसके समर्पण को दर्शाता है, के विचार को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है। तो किसके बारे में कह रहा है फ्रेंड्स, तो ये गणतंत्र के बारे में कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रियासत है और एकीकरण का तरीका। तो हैदराबाद जनमत संग्रह से, तो ये गलत है फ्रेंड्स। हैदराबाद ना पुलिस कार्रवाई की वजह से हुआ था, तो ये जूनागढ़ पुलिस कार्रवाई, तो ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया है, तो इसलिए दोनों कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पे सुमेलित पूछ रहा है कि कितने सुमेलित है। और कश्मीर क्या, तो विलय का साधन, तो कश्मीर विलय का साधन से था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें केवल 3 मिलन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। और हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से और जूनागढ़ जनमत संग्रह से हुआ था, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे 52 में लिखा हुआ है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल था, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, मूल संविधान में नहीं था, क्योंकि इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। और ये USSR से लिया गया है, जो मतलब जो पूर्वी रूस था ना, मतलब जो पहले रूस था वहाँ से लिया गया है। और इसकी एक विशेषता कलात्मक और ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों और वस्तुओं को संरक्षण करना, तो ये भी नहीं है फ्रेंड्स, इसका भी ये भी गलत है, क्योंकि ये ना सिर्फ DPSP में है फ्रेंड्स, ना कि मूल कर्तव्य में। तो इसका आंसर होना चाहिए, सही पूछ रहा तो इसका आंसर हो जाना चाहिए डी। इसमें दोनों कथन गलत है। ठीक है, 52 का डी। नेक्स्ट है, किस प्रकार के विधेयकों को संसद में प्रस्तुत किए जाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो ये धन विधेयक को, संविधान संशोधन विधेयक, तो इसका तो नहीं है फ्रेंड्स। और राज्य की सीमाओं का में परिवर्तन, तो 1 और 3 तो सही है, जबकि दूसरा गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सही उत्तर पूछ रहा था, तो 1 और 3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संबंध में भारत का संविधान क्या कहता है। तो भारत का संविधान संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है। आप लोग को ऐसा लगेगा फ्रेंड्स कि प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान करता है, तो नहीं, ये कब से ऐसा लागू कर दिया है, तो इसका 54 में संविधान संसद को केंद्र शासित प्रदेशों के लोकसभा के प्रतिनिधियों के चयन की विधि निर्धारित करने का अधिकार देता है। किसको, तो संविधान संसद को देता है। इसके अनुसार संसद ने केंद्र शासित प्रदेश लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव अधिनियम 1965 पारित किया था, जो केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान करता है। तो ध्यान रखिएगा, 54 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचन मंडल का हिस्सा है। तो कौन कौन है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो ये बिल्कुल सही है। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी सही है। और दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सभी सही हैं। नेक्स्ट है 56 का कि क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्षेत्रीय परिषदों के बारे में बोल रहा है,
तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत एक वैधानिक निकाय है, तो ये सही है फ्रेंड्स। और इसमें क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, तो ये भी सही है। क्षेत्र के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, उसके साथ साथ और भी शामिल होते हैं फ्रेंड्स। इसमें प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में केंद्र सरकार के गृह मंत्री, क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के 2 अन्य मंत्री भी शामिल होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 56 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में जाएंगे ना, मतलब सॉल्यूशन में जाइएगा, तो इसका आंसर ए बताया है, जिसमें पहला सही है दूसरा गलत है, ऐसा बोल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें अगर ऐसा होता ना कि इसमें केवल राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, तो ये गलत होता, केवल अगर ऐड करता तो। लेकिन बोल रहा है कि इसमें क्षेत्र के राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, तो बिल्कुल मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, साथ साथ और भी लोग शामिल होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें सही कथन पूछ रहा है 57 का। तो इसे केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, तो ये सही है। और ये इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, न कि राज्यसभा में। तो धन विधेयक के बारे में इसे पूछ रहा है ना, तो ये सही है फ्रेंड्स। इसे केवल एक मंत्री के द्वारा ही होता है। और धन विधेयक का जो है ना, तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 से एक प्रकार का कानून है जो भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन से संबंधित है, जो सरकार का मुख्य कोष है और जो केवल एक मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही ये विधेयक पास होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो 57 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो केवल लोकसभा के सदस्य प्राक्कलन समिति में होते हैं, फिर ध्यान रखिएगा। और प्राक्कलन समिति भारत में एक संसदीय समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं और केवल लोकसभा के शामिल होते हैं, फिर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने की शक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का डी, संसद के पास। नेक्स्ट है जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी गति या विराम की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जड़त्व की अवधारणा को सबसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है। तो 60 का आंसर हो जाएगा बी, एक किताब जो तब तक मेज पर स्थिर रहती है जब तक उसे हिलाया नहीं जाता। तो ये जड़त्व का है, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। आंसर इसका बी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक होता है। तो कौन इसमें कहता है फ्रेंड्स। तो 61 का आंसर है सी, जिसमें पृथ्वी एक चपटा गोलाकार है। तो पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ा चपटा हो जाता है। क्या है, तो पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ा चपटी हो जाती है, जिसका अर्थ है कि ध्रुव पृथ्वी के केंद्र के करीब है। इसके परिणाम स्वरूप ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अधिक होता है, जिससे वस्तुओं का वजन थोड़ा अधिक हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी एक चपटा गोलाकार है और ध्रुवों पर पृथ्वी का केंद्र दूरी कम हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रत्यक्ष परिणाम है। तो 62 का आंसर हो जाएगा बी, गर्म हवा का गुब्बारा गर्म होने पर वायुमंडल में ऊपर उठता है। आंसर हो जाएगा बी, इसमें ये क्या है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रत्यक्ष परिणाम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्लिमसोल रेखा के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो 63 का आंसर हो जाएगा डी, विभिन्न लोडिंग परिस्थितियों में जहाज की जल रेखा को चिन्हित करना। आंसर डी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सौर सेल के कार्यों का सबसे अच्छा वर्णन है। तो सौर सेल के कार्यों का सबसे अच्छा वर्णन कौन है फ्रेंड्स। तो 64 का आंसर हो जाएगा सी, यह फोटो वोल्टिक प्रभाव के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक्सरे के प्राथमिक उपयोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वे शरीर में आंतरिक संरचनाओं की छवियां बनाने के लिए पदार्थों में प्रवेश करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कुछ होता है ना तो लोग एक्सरे कराता है और अंदर में जितनी बॉडी के होते हैं ना तो वो सारी कुछ पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या डिफेक्ट हुआ है। तो ये चीज़ एक्सरे उसके लिए होता है, फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा अवस्था
का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। तो 66 आंसर हो जाएगा बी। यह एक उच्च ऊर्जा अवस्था है जहां परमाणु आयनीकृत होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मुक्त इलेक्ट्रॉनों और आयनों का मिश्रण होता है। आंसर हो जाएगा इसका बी। इसमें क्या करूंगी फ्रेंड्स कि मैं इसका क्वेश्चन ना आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, और आप जो सोल्यूशन है ना आप इस पे वीडियो से भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन करने के बाद ना ये कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो अगर आप 1 घंटे में अगर अच्छे से आप सारे कुछ का सोल्यूशन डिटेल्स में आप पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समस्थानिकों का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो समस्थानिकों का सबसे अच्छा वर्णन कौन कर रहा है फ्रेंड्स। तो 67 का आंसर हो जाएगा सी। वे ऐसे तत्व के रूपांतरण हैं जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और समस्थानिकों को आइसोटोप भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पे तरल होते हैं। तो कमरे के तापमान पे तरल पारा और ब्रोमीन होता है, फिर ध्यान रखिएगा। और इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, मतलब इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनिक अम्ल के कार्य का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। तो 69 का आंसर हो जाएगा सी। यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपने संतुलन के माध्यम से अम्लता में परिवर्तन को बफर करके रक्त पीएच को विनियमित करने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटाणुनाशक अपनी व्यापक स्पेक्ट्रम रोगाणुरोधी गतिविधियों और तेज कार्रवाई के लिए चिकित्सा सेटिंग में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो 70 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है डी, सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट है, अजैव उर्वरकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और इसमें पूछ रहा है कि इसमें क्या है, तो सही कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो 71 का सही कथन क्या होगा। तो जैव उर्वरक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें जब बीज या मिट्टी में डाला जाता है तो वे बेजवान पौधे को प्राथमिक पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाकर पौधे की वृद्धि को बढ़ाते हैं। और जैव उर्वरकों के उपयोग में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मुख्य रूप से सुरक्षा माचिस में आग लगाने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाल फास्फोरस। ठीक है। नेक्स्ट है 73 का, यूकैरियोटिक कोशिका में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 73 का आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एलील का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो 74 का आंसर हो जाएगा एक ही जीन के विभिन्न रूप को एलील कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग जैव उर्वरक है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जैव उर्वरक कौन कौन सा है फ्रेंड। तो 75 का आंसर हो जाएगा क्लेब्सिएला और नोस्टॉक और फ्रैंकिया। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। पेजीजेला क्या है। तो पेजीजेला नाइट्रोजन फिक्सिंग उर्वरक में काम नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा 75 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जिसमें 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट है, मानव वयस्क उपांगीय कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो वयस्क मानव में उपांगीय कंकालों की हड्डियों की कुल संख्या 126 होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और वयस्क मानव में पूरे अगर संपूर्ण हड्डियां देखा जाए तो 206 होता है। ठीक है। और इसमें उपांगीय कंकाल 126 होता है। नेक्स्ट है, पाचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मुख्य रूप से ग्रहणी में होती है। तो पाचन के दौरान पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रहणी से ही शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तोड़ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक अमीनो एसिड है जिसे आहार के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो आहार के माध्यम से प्राप्त किया जाता है उसे बोलते हैं लाइसिन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, 78 का हो जाएगा लाइसिन। जो लाइसिन आवश्यक
लाइसिन आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है, जिसका अर्थ यह है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यकता है और इसे मांस, डेयरी उत्पाद और अंडे तथा फलियों जैसी खाद्य स्रोतों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा लाइसिन। नेक्स्ट है, आर्य बिहार में कब पहुंचे थे? तो आर्य बिहार में उत्तर वैदिक काल में पहुंचे थे फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सी नदी मगध और अंग महाजनपदों के बीच में सीमा बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपा नदी। और बिहार में 3 महाजनपद था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जिसमें एक था अंग, दूसरा मगध और तीसरा बज्जी था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध और महावीर की मृत्यु के समय हर्यक वंश का राजा कौन थे? तो हर्यक वंश का राजा अजातशत्रु थे फ्रेंड्स। और गौतम बुद्ध का प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था ना, वो अजातशत्रु के समय काल में ही हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। और अजातशत्रु हर्यक वंश के थे, ये तो यहाँ पे बताया गया है। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है फ्रेंड्स। और पटना का संस्थापक, पटना जो किसने बनाया था? तो उदयनी। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की 82 में है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यूनानियों के हमलों का उल्लेख है। यह हमला किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। नेक्स्ट है, गुप्त काल के बाद के किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो ये आदित्य सेन किए थे फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट है, हुन शासक मिहिरकुल निम्नलिखित में से किसके द्वारा पराजित हुए थे? तो किसके द्वारा पराजित हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यशोवर्मन। लेकिन अगर यशोधर्मन, ठीक है, यशोधर्मन। नेक्स्ट, और इसमें हुन शासक कैसे नॉर्मल पूछेगा ना कि हुन शासक किसने पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त किए थे फ्रेंड्स। लेकिन मिहिरकुल जो इसमें नाम स्पेसिफिक दिया गया है ना, तो यशोधर्मन ने किया था। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 84 का आंसर है सी। और ये कब हुआ था? तो 528 में मिहिरकुल को औलिकर राजवंश के हिंदू राजा यशोधर्मन ने सौदानी की लड़ाई में हराया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, देवपाल के किस शिलालेख से पता चलता है कि धर्मपाल ने अपने उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष से मुक्त राज छोड़ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर ताम्रपत्र शिलालेख में, ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बिहार का है। नेक्स्ट है, मिथिला में स्वतंत्र कर्नाट राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो कर्नाट राजवंश की स्थापना नान्यदेव किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है ए, ठीक है। 86 का आंसर ए हो गया। और इसका जो राजधानी था सिमरावगढ़ में था, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, तिब्बती विद्वान धर्मास्वामी ने किस शासक के शासनकाल के दौरान कर्नाट राजवंश का दौरा किए थे? तो धर्मास्वामी के बारे में बोल रहा है। धर्मास्वामी कौन थे? तो तिब्बत का विद्वान थे। तो 87 का आंसर हो जाएगा ए, राम सिंह के समय काल में आए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो सोमेश्वर का किला है, इसका हो जाएगा 88 का सी। और इसका कितना है हाइट फ्रेंड्स? तो 874 मीटर है। नेक्स्ट है, बिहार का समस्तीपुर जिला उत्तर बिहार के किस मैदान में आता है? तो 89 का आंसर हो जाएगा बी, बागमती मैदान में। नेक्स्ट है, खड़गपुर पहाड़ी बिहार में किन 2 नदियों के बीच में जलग्रहण क्षेत्र से बनता है फ्रेंड्स? तो इसका 90 का आंसर हो जाएगा किऊल और मान नदी के बीच में है खड़गपुर पहाड़ी फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है 90 का डी, ठीक है। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान का औसत ढाल प्रति किलोमीटर कितना है? तो इसका आंसर है सी, 6 सेंटीमीटर। आपको बता दें फ्रेंड्स कि महेश कुमार बंडवाल का जो मैप आधारित मैं एटलस करवा रही हूँ ना, तो इसमें एक क्वेश्चन मिला हुआ है। और आप ध्यान रखिएगा कि बिहार स्पेशल के लिए मैं मैप आधारित एटलस महेश कुमार बंडवाल का, और बिहार जीके के लिए एडुटेरिया का, और जो बिहार स्पेशल जीके है और बिहार तथ्य संग्रह, जो दोनों एडुटेरिया का ही है फ्रेंड्स। और एक एमसीक्यू बेस पे जो इम्तियाज अहमद का बुक है ना, वो भी मैं पूरा करवा दी हूँ, तो जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या के दशकीय वृद्धि दर 2001 से 11 कितना हुआ था? तो 92 का आंसर हो जाएगा ए, 25.4% हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछता है जनगणना से, जब तक न्यू जनगणना का रिजल्ट नहीं आता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला पेट्रोल की खपत में सबसे अधिक है? तो पेट्रोल की खपत सबसे ज़्यादा पटना में होता है, तो ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है बिहार के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो यह ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि बिहार के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर थे सर ह्यूग डॉग। इसका आंसर है ए। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में शहरी वास भूमि नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 95 के आंसर है 2014 में शहरी वास भूमि नीति शुरू की गई थी फ्रेंड्स 2014 में। नेक्स्ट है 96 का कि पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है पश्चिम चंपारण में। ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री कौन हैं? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह है और दूसरे मुख्यमंत्री दीप नारायण सिंह है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो दीप नारायण सिंह का कार्यकाल है 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961, ये समय काल बहुत कम था लेकिन उनका ही है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य थे? तो ये आंसर है 29। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश, इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति एडवर्ड मेनार्ड डेस चैप्टर सेमियार थे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी किस तारीख को अस्तित्व में आया था? तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं वो कब आया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 अप्रैल 1949 को। लेकिन सॉल्यूशन आप अगर देखेंगे ना तो सॉल्यूशन में ऑप्शन सी दिया हुआ 1 अप्रैल 1946 को, तो ये जो गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सेट करने वाले से भी रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये ध्यान रखिएगा, पहले अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री राजेंद्र धारी सिंह, ये थे पहले अध्यक्ष बीपीएससी का। नेक्स्ट है वर्ण रत्नाकर किस भाषा की पहले लिखित रचना है? तो ये मैथिली भाषा के है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 102 का आंसर है मैथिली भाषा में। और कौन लिखे? तो ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है गया में पितृपक्ष मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो ये अश्विन महीने में किया जाता है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 103 का ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन पूछ रहा है। तो उत्तर पूर्व में स्थित कार्वी लोंग पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे युवा पर्वत है? तो सबसे युवा पर्वत हिमाद्री है फ्रेंड्स, और सबसे पुराना पर्वत अरावली, और सबसे नया पर्वत हिमाद्री पर्वतमाला जो हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय को ही हिमाद्री पर्वतमाला भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है लघु हिमालय निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला के मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालय कहाँ पे है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा बी। शिवालिक और महान हिमालय के बीच में लघु हिमालय है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। और लघु हिमालय के भीतर कुछ महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं भी है, जिसमें पीर पंजाल, धौलाधर और मसूरी पर्वतमाला है ना, वो लघु हिमालय के भीतर में है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन क्षेत्र का हिस्सा है? तो अक्साई चीन का क्षेत्र का हिस्सा लद्दाख का पठार है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका हो जाएगा डी। जो रिसेंटली 2022-23 में क्या हुआ था, तो अटैक भी हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में भौगोलिक विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में भौगोलिक विस्तार में कौन सा कथन सही है? तो हिमालय का विस्तार केवल 5 राज्य में है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। पश्चिमी घाट का विस्तार केवल 5 राज्यों में है, तो ये भी गलत है। हिमालय और पश्चिमी घाट दोनों का विस्तार केवल 5 राज्यों में है, तो ये भी गलत है। सही क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। पुलिकट झील का विस्तार केवल 2 राज्यों में है, जो क्या है? तो एक जो पुलिकट झील क्या है? तो एक लैंगून झील है और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है, फिर ध्यान रखिएगा। वहीं पे श्रीहरिकोटा भी है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो अभी हम लोग जो जस्ट देख भी लिए थे कि सबसे पुरानी कौन है, तो ये अरावली का पर्वत है, फिर ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है बी। ठीक है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों को उनकी सबसे ऊंचे चोटियों के साथ सम्मिलित करना है। तो अगर इसमें आपको एक दो आता होगा ना तो ये क्वेश्चन को सही बना लीजिएगा। और पहले बीपीएससी में क्या था तो 5 ऑप्शन था, अभी 4 ही ऑप्शन है, तो ये अब ईजी हो जाएगा। लेकिन अब निगेटिव मार्क्स हो गया है, फिर ध्यान रखेंगे। तो इसका सबसे ऊंची चोटी कौन कहाँ पे है तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले हमें पता है कि टोडा बेटा कहाँ है, तो टोडा बेटा तमिलनाडु में है, तो इसका डी का आंसर हो जाएगा 1। तो डी का आंसर 1 है, तो इसमें देख लेंगे किसका किसका, तो 1 और 4 में डी का है 1। फिर नागालैंड, तो उत्तराखंड में नंदा देवी, तो सी का 2 होगा, तो सी का इसमें भी 2 है। और ये हम लोग पहले का देख लेंगे। तो केरल में क्या, तो केरल में अन्नामुड्डी है, तो इसका ए का होगा 3, तो इस ए का 3 मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और किसका है, तो नागालैंड का क्या है, तो नागालैंड का हो गया सारामती, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन है। तो 2 बार चढ़ने वाली कौन है फिर, तो संतोष यादव, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित घाटियों को उनके संबंधित राज्यों के साथ सम्मिलित करना है। और यहाँ पे कौन किससे से सम्मिलित है तो ये भी देख लेंगे फ्रेंड्स। इसमें अगर 1-2 आपको आता होगा ना तो इसमें भी आप बना लीजिएगा। तो मरखा घाटी कहाँ है, तो मरखा घाटी लद्दाख में स्थित है फ्रेंड्स, ठीक है, जो अभी लद्दाख में, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर में था। यहाँ पे ऑप्शन में जम्मू और कश्मीर होना चाहिए था, नागालैंड दे दिया है, तो इसका आंसर ए का होगा 3। उसके बाद जुकू घाटी कहाँ है, तो जुकू घाटी नागालैंड में है, तो ये बी का हो गया 4। तो इसमें देख लेंगे कि किसका मैच कर रहा है फ्रेंड्स, तो ए का 3 और बी का 4। और सांगला घाटी कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और युमथांग घाटी सिक्किम में है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो डी का 1 हो गया, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर किस दिशा में स्थित है, तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर है, ध्यान रखिएगा। और हिमालय की पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कौन सा प्रोटोकॉल ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों के नियंत्रण और चरणबद्ध तरीके से उन्मूलन से संबंधित है, तो 114 का आंसर हो जाएगा बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ओजोन परत की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉप्सन से मापी जाती है, फिर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से क्लाउड मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स के रूप में भी जाना जाता है, तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, नेक्रियस क्लाउड को। नेक्स्ट है स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 वर्ष बाद आयोजित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है, तो 118 का आंसर हो जाएगा ए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप बन गया है, तो ये यूरोप हो गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को शिपिंग मंत्रालय द्वारा भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के रूप में काम करने के लिए मंजूरी मिली है, तो ये बना है बीझीजाम बंदरगाह। ये बीझीजाम बंदरगाह कहाँ पे है, तो ये केरल में है फ्रेंड्स, और केरल में अडानी समूह के बीझीजाम बंदरगाह को भारत में पहले ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के रूप में संचालित करने की मंजूरी दे दी गई है। ये बहुत सारे मॉक टेस्ट में मिला, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है मोरेनडैम और आइसटैडम शब्द का
हाल ही में खबरों में था, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ग्लेशियर झील से संबंधित है फ्रेंड्स। 121 का आंसर हो जाएगा बी। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हुआ था? तो ग्लेशियर तेजी से पीछे हट रहा है, जिसके कारण झीलों का विस्तार हो रहा है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हमारा भारत जीत गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और किसे हरा के? तो दक्षिण कोरिया को हरा के जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त में से सही मिलान वाले युग्म का चयन करना है और चर्चित स्थान और अवस्थिति है, तो ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो अगालेगा कहाँ है? तो अगालेगा मालदीव में, तो ये गलत है फ्रेंड्स। अगालेगा मॉरिशस में है, मॉरिशस में एक द्वीप है, तो ध्यान रखिएगा, तो ये गलत हुआ। और दारफुर मिस्र में, तो दारफुर मिस्र में नहीं है, दारफुर सूडान में स्थित है, तो दूसरा भी गलत है। और थियूल लीबिया में, तो थियूल उत्तरी बुर्किना फासो में है, तो ये भी गलत है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें से कोई भी सुमिलित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में सिप्री ने 2023 में सैन्य व्यय के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है, निम्नलिखित में देशों पर विचार कीजिए। तो इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त देशों को 2023 में सैन्य व्यय के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अवरोही क्रम में वो होता है फिर इसमें ज़्यादा से कम की ओर जाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो सैन्य में जो व्यय करते हैं ना, वो संयुक्त राज्य अमेरिका करता है फ्रेंड्स। तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन सा पहला है, तो 4 सबसे पहले में होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें तीनों में सबसे इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, अगर एक भी आपको याद होगा ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इजीली बना लीजिएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा करता है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद रूस कर रहा है, और हमारा स्थान 4th पे है, और सऊदी अरब 5 में है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 25 का, कि हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग खबरों में था, यह निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है फिर, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो स्मार्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे पूछ रहा है, इसका विकास DRDO द्वारा किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। और यह अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हैवी वेट टारपीडो है, तो हैवी वेट नहीं है फ्रेंड्स, ये क्या है? तो हल्की टारपीडो डिलीवरी प्रणाली है, तो ये दूसरा गलत हुआ। और स्मार्ट का उद्देश्य नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर है डी। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम काफ़ी एनर्जी लगता है, तो आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 2024 की थीम थी बदलते माहौल में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और वो क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है, फिर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने अपने अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये बांग्लादेश के साथ किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है बी। लेकिन अभी तो बांग्लादेश में बहुत सारे मतलब तख्ता पलट हो गया है, तो ये तो आपको न्यूज में पता ही होगा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही मल्टी वेक्टर विदेशी नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें पूछ रहा है कि सही कथन चुनना है, तो यह सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है, तो ये सही है। और 5 मध्य एशियाई गणराज्यों के विदेश नीति के अभिन्न अंग के रूप में बहु वेक्टर विदेशी सिद्धांत है, तो ये भी सही है, विदेश सिद्धांत है। तो बहु वेक्टर्स विदेश सिद्धांत किसके बीच में हो रहा है? तो 5 मध्य एशिया गणराज्य कौन कौन से हैं? तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक परिभाषित विशेषता के रूप में मल्टी वेक्टर विदेश नीति अपनाई जा रही है। फिर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड जो
NIPL ने एकीकृत पूर्व भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो 130 का आंसर हो जाएगा ए, बैंक ऑफ नामीबिया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक वेबसाइट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु किया है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में रहे रेड कोलंबस बंदरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? तो 132 का आंसर हो जाएगा। सही कथन पूछ रहा है तो ये अफ्रीका में ओल्ड वर्ल्ड बंदर समूह से संबंधित है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ये पीलियो कोलंबस NSPC के रूप में जाना जाता है। और दूसरा है, रेड कोलंबस बंदरों के अंगूठे नहीं होते हैं, तो ये सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है, ठीक है। और नेक्स्ट है, हाल ही में क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो 133 का आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि सोलोमन द्वीप समूह के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जेरेमिया मानेले को किया गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है, हंगोर श्रेणी की पनडुब्बी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे श्रीलंका द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसके निर्माण चीन द्वारा किया गया है। तो निर्माण तो चीन द्वारा किया गया है फ्रेंड्स, लेकिन श्रीलंका द्वारा नहीं। ये पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित पहली हैंगर क्लास पनडुब्बी है, न कि श्रीलंका के लिए, तो पहला तो गलत हो गया। और दूसरा, यह डीजल इलेक्ट्रिक अटैक श्रेणी से संबंधित है, तो ये सही है। और यह भारत में कलवरी श्रेणी के बराबर है, तो ये भी सही है। तो इसमें दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। यहाँ पे श्रीलंका था इसीलिए गलत हो गया था, यहाँ पे पाकिस्तान होना चाहिए था। तो 135 का आंसर है बी, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में वायुसेना प्रशिक्षण कमान में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 136 का आंसर हो जाएगा ए, एयर मार्शल नागेश कपूर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यापार संघ में स्टार्टअप्स के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्टर लॉन्च किया गया है? तो 137 का आंसर है डी, भारतीय उद्योग परिसंघ, इसका आंसर हो जाएगा 37 का डी, ठीक है। नेक्स्ट है, ओरंगुटान कूटनीति रणनीति निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू की गई है? तो 138 का आंसर है सी, मलेशिया द्वारा किया गया। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मलेशिया ने चीन की पांडा कूटनीति के समान पाम ऑयल खरीदने वाले देशों को ओरंगुटान उपहार में देने की परिकल्पना की थी। तो ध्यान रखिएगा, ओरंगुटान कूटनीति रणनीति कहाँ के है? तो ये मलेशिया का है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 139 का आंसर हो जाएगा ए, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखे गए ब्लेचली घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो भारत ने ब्लेचली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो ये गलत है फ्रेंड्स, भारत ने किया है उस पर सिग्नेचर। और यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सुरक्षा पर दुनिया का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का आंसर हो जाएगा सी, पहला गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट है, अभी क्या है फ्रेंड्स, तो ये ना 10 क्वेश्चन आपको रीजनिंग और मैथ से रहता है, जो कि बहुत इजी रहता है, आप आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे इसको दिखा दे रही हूँ क्वेश्चन को, और क्या करेंगे ना, और मैं इसको क्या करती हूँ, मैं टिक कर देती हूँ कौन कौन सा इसका आंसर सही होगा, और अपने खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। तो वह पहली संख्या जो मतलब क्वेश्चन में छोड़ देती हूँ, मैं इसे धीरे धीरे दिखा देती हूँ, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा 41 का आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट है, इसमें ये जो बना हुआ है ना, यहाँ पे थोड़ा आपको मिस्टेक यहाँ पे है, तो 1/7 यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन में ना ये क्वेश्चन में रॉन्ग दिया हुआ है, क्वेश्चन ही रॉन्ग किया हुआ है। तो 1/7 है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1/17 है, और यहाँ पे क्या है, तो 77/2 है, ठीक है, और 5 ऐसा करके है। तो अब आप बनाइएगा ना तो आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन ये बना रही थी ना, तो ये क्वेश्चन ही गलत था, तो फिर इसका एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है, देख लीजिए क्वेश्चन, आप वीडियो को रोक लीजिएगा और वीडियो क्वेश्चन देख लीजिएगा, आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। इसका 143 का आंसर हो जाएगा 75 है।
ठीक है। और इसका 44 का आंसर कितना होगा, तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, 14 × 3 सेकेंड। तो ये चीज़ है, ये क्वेश्चन तो हमें भी नहीं आता है 144 का। और नेक्स्ट है ये 145 का हो जाएगा, 145 का आंसर हो जाएगा क्या, तो 145 का आंसर है ए, ठीक है। और इसमें होगा निश्चित, इसका तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, इसमें इंटरचेंज कर दिया है, देखिए इसको और ऐसे ऐसे कर दिया है, तो इसको बहुत इजी है ये वाला ही। तो 46 का आंसर हो जाएगा इसका ए। और नीचे दी इसका आंसर है 47 का आंसर हो जाएगा, 147 का आंसर हो जाएगा डी, तो 319। और इसका 148 का आंसर हो जाएगा ए, ये हमें भी नहीं आया फ्रेंड्स। और इसमें कोई 10 क्वेश्चन में ना 2-3 मतलब 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो नहीं आता है, तो उसको इतना ध्यान में नहीं रखिएगा, ठीक है। डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। 10 क्वेश्चन में अगर 7 भी क्वेश्चन आप इजीली अगर सही बना सकते हैं ना, तो बहुत अच्छा रहेगा स्कोर, है ना। और ये हमें भी नहीं आया 48 का। और 49 का कौन था, तो 49 का आंसर था डी, ठीक है। ये बहुत इजी है, बना लीजिएगा। और इसका 50 का भी, 50 का तो काफ़ी इजी है, तो ये इसको भी बना लीजिए, इसका ये है, ठीक है ना। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक करिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।